हाय गाइस, आज अपन करने वाले हैं आईसीआई ने जो आरटीपी अपलोड करी है वेबसाइट पे उसके केस सिनेरियोज। सो केस सिनेरियोज हम वन बाय वन जाएंगे। केस सिनेरियो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन केस सिनेरियो पढ़ेंगे और उसको प्रोविजंस को रिमेम्बर करने की कोशिश करेंगे। सो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल सजेशन है कि आप खुद ही करो ये केस सिनेरियो फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है या किसी पॉइंट पे आप स्टक करते हो देन यू रेफर टू दिस वीडियो एंड you can first of all read the question with me, and then you can do the mcqs on your own, and then you can see where you can get stuck, or then you can refer to video this again. Okay, so first of all, first case scenario अपन पहले केस सिनेरियो पढ़ते हैं। तो उसमें देखो पहले क्या दिया हुआ है। हर्षित एक रेजिडेंट इंडियन है जो कि रिटेल बिजनेस में मुंबई, और उसका टर्नओवर है 8 करोड़। ओके, ठीक है। He regularly purchases goods from another resident, Mr. Pranav, a wholesaler in Mumbai, and aggregate payment made by Harshit to Mr. Pranav during the financial year 2021 was 80 lakh. ओके, तो ये पेमेंट्स का बाइफिकेशन दिया है, किस डेट पे कौन सी पेमेंट हुई है। ये हमारे लिए इसलिए रिलेवेंट होगा क्योंकि ये जो प्रोविजन एप्लीकेबल हुए थे टीसीएस के प्रोविजन, टीसीएस के थे 110/20 से जो नए प्रोविजन थे लाइक 206C1H एंड 206C1G। ओके, तो प्रणव का टर्नओवर दिया हुआ है यहाँ पे 111 करोड़। तो यहाँ पे मिस्टर हर्षित ने प्रणव को पेमेंट्स करी है, मतलब प्रणव वो सेलर एंड मिस्टर हर्षित वो परचेजर। तो यहाँ पे 50 लाख से ऊपर की परचेज भी है। इफ यू रिमेम्बर 206C1H जो कि टीसीएस का प्रोविजन है, उसमें प्रोविजन है कि अगर आप 50 लाख से ऊपर का कुछ सेल करते हो देन 50 लाख से अबव का जो आपका रिसीट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर will be liable to TCS at the rate 0.1%, and due to COVID this is 75%, so 0.075%. Okay, so यहाँ पे प्रणव का टर्नओवर दिया हुआ है 11 करोड़। So one more condition in this section is seller's turnover should be exceeding 10 करोड़ in the previous financial year। हम यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 की, और मिस्टर प्रणव जो कि सेलर है उसका 1920 में टर्नओवर है 11 करोड़। सो दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल ऑन मिस्टर प्रणव। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलता है कि मिस्टर प्रणव पेड 5 लाख ऑन 1920 टू मिस्टर थॉमस कुक फॉर हॉलिडे पैकेज टू सिंगापुर फॉर अ वीक विद हिज फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन बीइंग ट्विन एज 22 ईयर्स इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। सो देयर इज एक सेक्शन आया है 206C1Z जो कि एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020। ओके, सो क्या हुआ, अभी जो ये हमें ट्रांजेक्शन दी हुई है वो 1920 की दी हुई है। तो कभी भी वो जो प्रोविजन है वो रिट्रोस्पेक्टिवली तो एप्लीकेबल है नहीं। तो इसलिए ये जो 5 लाख रुपए उसने हॉलिडे पैकेज के लिए पे किए हैं उस पे टीसीएस एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द कवरेज है। मतलब जब प्रोविजन आया तो उससे पहले का पेमेंट है जिसपे आप टीसीएस नहीं काटोगे। ठीक है, सो उन्होंने एक और एजुकेशन लोन लिया 15 लाख रुपए का 1/2/2021 को फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर हिज सन्स 2 ईयर मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। 206C1G में क्या बोलता है कि अगर आपने किसी बैंक से एजुकेशन लोन लेके आपने उसको भेजा है आउटसाइड इंडिया फॉर एजुकेशन पर्पस, देन 7 लाख रुपए तक तो आपको टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है, बट 7 लाख से ऊपर आपको 0.5% की रेट से टीसीएस काटना होगा। ओके, और अगर यही पैसा आप अपनी खुद के अर्निंग से भेजते हो विदाउट एजुकेशन लोन लिए हुए, तो आपको उस पे जो टीसीएस है 7 लाख तक कुछ नहीं काटना है। 7 लाख से ऊपर 5% टीसीएस कटेगा। ये कौन काटेगा? ये 206C1Z में जो टीसीएस काटने वाला बंदा है वो ऑथराइज डीलर। ओके, ऑथराइज डीलर लाइक बैंक्स एंड मनी चेंजर्स एटसेट्रा। ओके, सो यहाँ पे एक तो इन्होंने एजुकेशन लोन का ट्रांजेक्शन करा है जो कि लोन लेके और उसको अपने बेटे को बाहर आउटसाइड इंडिया फॉर एजुकेशन भेजा है। ठीक है, देन अगेन वो अपनी डॉटर को एमबीए के लिए 12 लाख रुपए रिमिट करता है। ठीक है, थ्रू बैंक ऑफ इंडिया। रिमेंबर बैंक ऑफ इंडिया बैंड्रा ब्रांच। ओके, देन वो एलआरएस स्कीम जो कि एलआर स्कीम फेमा में आती है, ये अलाउ करती है आपको आउटसाइड इंडिया पैसा रिमिट करने के लिए। ठीक है, प्रणव ऑल्सो रिमिटेड दिस 6 लाख ऑन 28/3/2021। ओके, उसने 6 लाख रुपीज 28/3/2021 को और भेजा है ऑन फ्रॉम हिज पर्सनल सेविंग थ्रू बैंक ऑफ इंडिया बैंड्रा ब्रांच, जिससे कि हमने 12 लाख रुपए पहले ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो इन फाइनेंशियल ईयर मोर देन 7 लाख ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो 6 लाख है इसमें कुछ 7 लाख रुपए का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा एज गिफ्ट टू सिस्टर रिजाइडिंग इन लंडन ऑन द ओकेजन ऑफ हर 50th बर्थडे। सो लेट्स गो टू दी एमसीक्यूज। So first MCQ is
Are the provision of TDS TCS under the Income Tax Act 1961 attracted in respect of purchase sale transaction Mr. Harshit and Mr. Pranav? If so, what is the quantum of tax to be directed collected for the previous year 2021? So मेरा ऐसा मानना है कि हम कोई भी प्रोविजन को टिक नहीं करेंगे जब तक हमें ये नहीं पता कि उसके जो तीन अदर ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो हमें बाकी तीन ऑप्शन को गलत साबित करना है और एक ऑप्शन को हमें सही साबित करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, नो टीडीएस डज नॉट एक्टेड फॉर 21 सिंस द टर्नओवर मिस्टर हर्षित इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ का जो लिमिट है वो हमारा सेलर का लिमिट है, हर्षित इज अ बायर, तो हम सेलर का लिमिट देखेंगे, सेलर का लिमिट 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ओके, देन आपका जो ये नेक्स्ट है, यस मिस्टर हर्षित हैड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट 0.7075% ऑफ 30 लाख। सो सी, हम 30 लाख पे टीसीएस नहीं काट सकते। क्यों? हम 1/10/2020 से पहले की कोई भी अमाउंट पे टीसीएस नहीं काटेंगे और हम टीसीएस वही काटेंगे जो कि 50 लाख से ऊपर का अमाउंट है। इफ यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल 8 मई 2020 को 20 लाख रुपए हमने पेमेंट किया, रिसीट किया, और 27 अगस्त को 25 लाख किया, तो इट गोज टू 45 लाख। ओके, 45 लाख के बाद हमने 20 लाख रुपए रिमिट करा 18 अक्टूबर। ओके, इट विच इज आफ्टर 1 अक्टूबर। ओके, सो out of 20 lakh 5 lakh is still we can't direct TDS because up to 50 lakh we are not going to direct TDS. So out of 20 lakh we are going to direct on 15 lakh and another 15 lakh on 11 February 2021। ओके, सो ये बी जो आंसर है वो भी अपना नहीं होगा। सो सी में बोलता है प्रणव हैज टू कलेक्ट टैक्स एट द रेट 0.075% ऑफ 30 लाख, 15 लाख ऑन 18 अक्टूबर एंड 15 लाख ऑन 11 फरवरी। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, डी आंसर इज व्हाई डी इज नॉट द राइट आंसर। लेट्स सी, डी सेज yes Mr. Pranav has to collect tax at 1%, so हम 1% पे नहीं काटेंगे, हम 0.75% पे काटेंगे। ओके, सो राइट आंसर इज सी। ओके, in case of failure to furnish PAN by the deducted collector is required based on the answer to question 1 above, what would be the applicable rate of TDS TCS? So here in 206C 1H, इस सेक्शन में अगर आप पैन नहीं देते हो तो आपका जो टीसीएस कटेगा वो 1% पे कटेगा, क्योंकि ऑलरेडी रेट इज 0.1% और 0.075%। ओके, अब इस पे अगर आप पैन नहीं दोगे तो आपका जो टीसीएस कटेगा वो 1% पे कटेगा, तो डी इज द राइट आंसर इन दिस केस। ओके, इस थॉमस कुक required to collect tax on receipt of 5 lakh from Mr. Pranav of holiday package? As we discussed earlier, holiday package का जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो हुआ था अर्लियर देन 1 अक्टूबर 2020, और जो सेक्शन आया वो 1 अक्टूबर 2020 को आया है, तो इसलिए हम ये 5 लाख पे टीसीएस नहीं काटेगा थॉमस को। ओके, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा टीसीएस प्रोविजन आर नॉट attracted in respect of this transaction। Okay, so another question for what is the amount of tax to be collected from Mr. Pranav in respect of the remittance of amount overseas for his sons and daughters education? तो हमने ऊपर देखा था कि टोटल हमने जो ट्रांजेक्शन अमाउंट था दैट वाज 15 लाख। ओके, और सन को जो हमने भेजा था दैट वाज 12 लाख। ओके, अप टू 7 लाख देयर इज नो टीसीएस एप्लीकेबिलिटी। देन जो आपने जो 15 लाख भेजा था वो एसबीआई के थ्रू भेजा था, एंड जो 12 लाख जो आपने भेजा था वो बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू भेजा था, तो ये दोनों अलग अलग ऑथराइज डीलर्स हो गए। तो अगर मैं एसबीआई के हिसाब से सोचूं तो मैंने पहले 7 लाख पे मैं कुछ भी नहीं काटूंगा, 7 लाख पे कुछ भी नहीं काटूंगा। आफ्टर दैट ये जो मैंने 15 लाख रिमिट करे हैं वो मैंने करे हैं आउट ऑफ एजुकेशन लोन। तो इन केस ऑफ आपने अगर एजुकेशन लोन में से पैसा रिमिट करा है तो आपको 7 लाख पे कुछ नहीं काटना, और उसके बाद आपको 0.5% की रेट से टीसीएस काटना है। ठीक है, तो अपन इसमें से 7 लाख पे नहीं काटेंगे, इसमें से 8 लाख पे 0.5% की रेट से टीसीएस काट लेंगे। सन को हमने रिमिट करा है 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए में से 7 लाख पे हम टीसीएस नहीं काटने वाले, क्योंकि फर्स्ट 7 lakh in the financial year is not deductible to TCS, liable to TDS। okay, so after that 5 lakh rupees पे हम at the rate 5% काटेंगे because it is not out of the education loan। अगर एजुकेशन लोन में से होता तो हम 0.5% काटते, और अगर उससे ज्यादा है तो हम 5% काटेंगे। ओके,
Then after that, are TCS provision attracted in respect of remittance of gift to sister? If so, what is the amount of tax to be collected? अब हमने सिस्टर को जो पैसा रिमिट किया है वो 6 लाख किया है, विच इज थ्रू बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब इफ वी सी हमने ऑलरेडी 7 लाख रुपए उसी फाइनेंशियल ईयर में बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू हम रिमिट कर चुके हैं, तो हमें जो 7 लाख रुपीज का जो बेनिफिट है वो इस ट्रांजेक्शन पे नहीं मिलने वाला। तो हमें जो टीसीएस है वो पूरा का पूरा 5% काटना पड़ेगा 6 लाख पे। तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। सॉरी आई मिस फोर्थ का आंसर। फोर्थ का आंसर अपन ने डिस्कस किया कि 8 लाख पे 5.5% एंड 5 लाख पे 5% आर अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर सी। ओके, एंड फिफ्थ, in case of fifth answer will be D. So hi guys, now we will start with the case scenario 2. जैसे हमने केस सिनेरियो 1 पहले रीड किया वैसे ही केस सिनेरियो 2 भी हम पहले रीड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ए लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, ओके, which has invested in the shares of other Indians and foreign companies, okay, during the previous year 2020-21। ओके, ए लिमिटेड को ये डिविडेंड रिसीव हुआ है, किस किस डेट को रिसीव हुआ है, कितना कितना रिसीव हुआ है, ये सब डिटेल्स हमें इस टेबल में दिया हुआ है। तो इस टेबल में अगर अपन देखेंगे, बी लिमिटेड इंडियन कंपनी जिसमें 10% शेयर्स है, ओके, सी लिमिटेड, सी इंक अ फॉरेन कंपनी जिसमें 22% शेयर होल्डिंग है, डी इंक अ फॉरेन कंपनी जिसमें 30% है और ई लिमिटेड इंडियन कंपनी जिसमें 15% है। सो डी इंक इज अ फॉरेन कंपनी एंड शेयर होल्डिंग इज मोर देन 26%। सो यहाँ पे कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 1115 बीबीडी, जिसमें हम डिविडेंड को 15% की रेट से चार्ज करते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी डिडक्शन एक्सपेंसेस वगैरह एटसेट्रा, एक्सेप्ट एटीएम का डिडक्शन अपने को इस कंपनी के डिविडेंड के लिए अपने को मिल जाता है। ठीक है, तो हमें एक डेट्स का ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन जब भी कभी एमसीक्यू बनाएगा तो वो हमारे साथ डेट्स में गेम खेल सकता है। तो डेट्स इसी फाइनेंशियल ईयर की तो है ना, देखो डेट उसी फाइनेंशियल ईयर की है, 2020 2021 6 9। ओके, सो वी कैन सी दिस इज द इन द प्रीवियस ईयर 2020-21 में ही रिसीव हुआ है डिविडेंड। ओके, डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इन दी प्रीवियस ईयर 2021। ओके, तो ये अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव हुआ है, उसके लिए हमने इंटरेस्ट कितना पे किया है वो हमने यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, और एट द सेम टाइम जो ए लिमिटेड कंपनी को ये सब डिविडेंड रिसीव हुआ है और वहीं पे ए लिमिटेड ने डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूट करा है डिविडेंड कौन सा, 6 लाख रुपीज एंड 7 लाख रुपीज। दीज आर ऑल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ 139(1). 139(1) का ड्यू डेट तो आपका अक्टूबर में आएगा और इन्होंने जुलाई 2021 और 1920 में जून 21 में ही इन्होंने डिविडेंड पे कर दिया, तो 13 लाख का 13 लाख। ठीक है, ओके, उसके बाद हमें फर्दर डिटेल्स दी हुई हैं। क्या मिस्टर आकाश और मिस्टर आरव, two brothers who have invested in shares of A Limited, okay, born in the India, their parents and grandparents were born in India, तो दोनों ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। मिस्टर आकाश इज एन इंडियन सिटीजन, आकाश इंडियन सिटीजन है जो कि हैदराबाद में रहता है, तो ऑब्वियसली ही इज इंडियन रेजिडेंट ऑल्सो। ओके, ही इज एम्प्लॉयड विद लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ। तो इनका क्या है, इनका जो आकाश है, आकाश का एक तो सैलरी है, ओके, आकाश का सैलरी आ रहा है। देन उसके बाद आरव है, आरव कंट्री वाई में सेटल है और 2010 के बाद, ओके, और वो सिटीजन भी कंट्री वाई के हैं एंड पार्टनर विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म इन कंट्री वाई। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कंट्री वाई फर्म फ्रॉम द 2021 इज CYD 120,000 which was credited to his bank account in country Y. The value of one CYD may be taken as 25। जो ये अमाउंट है वो अक्रू अराइज भी आउटसाइड इंडिया हुई है बिकॉज द फर्म इज लाइंग आउटसाइड इंडिया, एंड जो पैसा क्रेडिट हुआ है वो भी बैंक आउटसाइड इंडिया में हुआ है। ठीक है, तो ना तो हमें इंडिया में रिसीव हुआ है ये पैसा, ना ही इंडिया में अक्रू अराइज हुआ है। ठीक है, ही इज नॉट सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स इन कंट्री वाई सिंस द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर इन कंट्री वाई। ओके, मिस्टर आरब विजिट करते हैं इंडिया में फॉर 4 मंथ्स एवरी ईयर, मतलब मोर देन 120 डेज इन कंटिन्यूस, मतलब 30-31 मिला के 120 डेज से अबव ही होगा। ओके, ही अर्न इंटरेस्ट ऑफ 14 लाख फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विद बैंक ऑफ इंडिया। सो जो आरब की इनकम है उसमें एक ये बिजनेस इनकम है और दूसरा ये इंटरेस्ट है 14 लाख विच इज अक्रूइंग और राइजिंग इन इंडिया। ओके, क्योंकि इंडियन बैंक से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, तो उसके बाद ये आकाश और आरव का शेयर होल्डिंग दिया हुआ है कंपनी ए लिमिटेड में। आकाश का 10% शेयर होल्डिंग है और आरव का 15%। उन्हें डिविडेंड मिला है जून 20 में 60,000 और जून 21 में 70,000। जून 20 में 90,000 आरव को और 105,000
जुलाई 21 में। कीप इन माइंड जब हम 2021 फाइनेंशियल ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जुलाई 21 में जो डिविडेंड रिसीव हुआ है इसे कंसीडर नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये गलती हो सकती है, तो डेट को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज को। अब हम एमसीक्यूज देखेंगे तो फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम includable in the gross total income of A Limited for assessment year 21-22 under the provision of the Income Tax Act 1961। तो भाई हमारा डिविडेंड कितना इंक्लूड होगा, तो हमें चीजें ध्यान में क्या रखनी है, क्या आएगा, एक तो हमें डिविडेंड कितना मिला है, दूसरा हमें, क्योंकि डिविडेंड की इनकम से सिर्फ हमें एक ही डिडक्शन मिलती है विच इज इंटरेस्ट की। ओके, इंटरेस्ट, और वो भी मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड। और ये वाली जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो हमें फॉरेन कंपनी जिसमें हमारा 26% जिसपे 115 बीबीडी अप्लाई होता है उस इनकम के रिगार्डिंग नहीं मिलती है। और हमें क्या डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80M। ओके, जो कंपनी ने 139(1), जिस कंपनी को ये डिविडेंड मिल रहा है, अगर वही कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है फर्दर अप टू 139(1) की ड्यू डेट तक, तो वो हमें एज अ डिडक्शन मिल जाता है। ओके, तो ये सब प्रोविजन को हमें कीप इन माइंड करके और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगर हम क्वेश्चन 6 पे जाएंगे तो क्वेश्चन 6 में अगर हम देखेंगे ग्रोस टोटल इनकम ऑफ ए लिमिटेड निकालना है सबसे पहले अपने को। तो ग्रोस टोटल इनकम ऑफ ए लिमिटेड में देखो सबसे पहले तो आपका डिविडेंड इनकम है विच इज 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 3.2 लाख, ये चारों कंपनी से मिला हुआ है जिसका टोटल आता है 15.2 लाख। ओके, इसमें से हमें इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा, तो आप देखोगे ये 2 लाख, 4 लाख और 3.2 लाख, इन तीनों के ऊपर ही हमें 20% डिविडेंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस मिल सकता है एट द रेट 20% मैक्सिमम। अगर एक्चुअल से कम होगा तो हमें उतना ही मिलेगा। बट ये जो 6 लाख है, ओके, दिस 6 लाख इज रिलेटेड टू द कंपनी हुज डिविडेंड इज टैक्सेबल एट द रेट 115 बीबीडी वाला रेट, तो यहाँ पे हमें इस पे इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख, 4 लाख और 3.2 लाख, और एक्चुअल में हमने इन तीन डिविडेंड को रिसीव एक्चुअल में इंटरेस्ट एक्सपेंस करा है, दैट इज 45 के, 90 के और 70 के, विच इज 2,05,000, रिसीव्ड इज 1,84,000 आएगा आपका। तो इन दोनों में से जो लोअर होगा वो 184,000 आपको इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, और आपका जो इनकम में डिविडेंड की इनकम आएगी दैट इज 13,36,000। बिकॉज अपने को ग्रोस टोटल इनकम पूछा था तो हम 80M को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे, राइट, क्योंकि हम ग्रोस टोटल इनकम के बाद डिडक्शंस को कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ पे डिडक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस ही हम अलाउ करेंगे और 13,36,000 आएगा। सेकंड हमारा जो एमसीक्यूज है वो पूछता है कि आपका हाउ मच विल बी द डिडक्शन अंडर 180, सॉरी द हाउ मच विल बी द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80M। ओके, 80M में हमें कितना डिडक्शन अलाउ होगा, अभी देखो हमारा ग्रोस टोटल इनकम कितना है, दैट इज 13,36,000। ओके, 13,36,000, और हमें मैक्सिमम कितना मिल सकता है, जितना कि एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है बिफोर 1 मंथ प्रायर टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). तो मतलब 139(1) की जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, उससे 1 महीने पहले तक आपने जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, नॉट ओनली आपने डिक्लेयर किया है, आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। अगर आप उतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो आपकी इनकम में आपको उतने का डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो डिडक्शन मिलेगा 80M, अभी आपने हमने वहां पे बिल्कुल वो टेबल के नीचे पढ़ा था कि कंपनी ए लिमिटेड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 6 लाख इन जून 20 एंड 7 लाख इन दी जुलाई 21, तो विच इज बिफोर 139(1) की ड्यू डेट, तो विच कम्स टू 13 लाख। तो जो इसका आंसर 7th एमसीक्यूज का जो आंसर होगा, दैट आंसर विल बी 13 लाख, 6 लाख प्लस 7 लाख, दैट इज 13 लाख। ओके, और फर्स्ट जो 6 क्वेश्चन था उसका क्या होगा आंसर, 13,36,000। ओके, सो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वो पूछता है कि व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आकाश फॉर असेसमेंट ईयर 2021, sorry, assessment year 21 22 under the provisions of income tax act 1961 if he wishes to make maximum tax saving। so जब ये maximum tax saving बोलेगा तो हमें सारे प्रोविजन अप्लाई करके देख लेने हैं कि भाई किसमें मेरे को कम से कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो एक हमारा जो नया प्रोविजन आया था वो था 115 बीएसी इन केस ऑफ इंडिविजुअल, कि हम इसमें जो टैक्स रेट्स हैं वो डिफरेंटली दी हुई थी, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे।
तो हमें दोनों व्यू करके देखना है कि अगर मैं 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करूं तो मेरे को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, और 115 बीएससी में ऑप्ट करता हूं तो मेरे को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर हम 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो हमारे लिए भले ही कुछ टैक्स रेट्स कम हो जाती हैं, पर उसके लिए हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, कुछ डिडक्शंस हमें नहीं मिलती हैं। ठीक है, वो सब सारी सारी चीजों को कंसिडर करना है हमें। तो हमने डिस्कस करा था कि भाई आकाश को 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, ठीक है, पर मंथ, तो उसका ईयरली सैलरी हो गया 12 लाख। ओके, अब अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट कर लोगे, ठीक है, 115 बीएससी ऑप्ट करती है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती भाई। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की थी वो आपको वेव ऑफ करनी पड़ेगी, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। बट अगर आप उसको ऑप्ट नहीं करोगे तो आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इनकम फ्रॉम जो सैलरी हो जाएगा, अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो तो आपका 12 लाख हो जाएगा, और अगर 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करते हो तो आपका 11,50,000 हो जाएगा। अब और क्या होगा, आरब के केस में उसको इनकम आ रही है फ्रॉम ए लिमिटेड डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड उसको दो मिले थे, एक तो जून 20 में, जुलाई 21 में। जुलाई 21 इज आउट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021, तो हम सिर्फ 2021 का ही कंसिडर करेंगे। तो डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है 2020 में, उसको 60,000 डिविडेंड रिसीव हुआ है, और हम उसे क्या अलाउ कर सकते हैं, इंटरेस्ट अप टू 20%। तो 60 का 20% 12,000, एक्चुअल में उसने जो इनकर करा था वो 15,000 था, विच एवर इज लॉट 12,000। तो 12,000 अलाउ करेंगे तो डिविडेंड का जो इनकम, हमारी इनकम का पार्ट बनेगा, दैट इज 48,000। अब वो चाहे 115 बीएससी ऑप्ट करो या नहीं करो, दोनों में सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो अभी जो आपका ये टोटल है, ओके, वो हो जाने वाला है 11,98,000 इन केस यू नॉट ऑप्ट फॉर द 115 बीएससी। अगर आप बीएससी के लिए, तो आपका जो इनकम होगा 12,48,000, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपए की सैलरी में मिल रही थी वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो तो। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट दी लायबिलिटी। अब क्या हुआ, टैक्स लायबिलिटी अगर आप ऑप्ट नहीं करा 115 बीएससी, तो आपका जो 10 लाख से ऊपर का होगा वो 30% पे चार्ज होगा। तो जो 11,98,000 का मेरा जो इनकम आ रहा था, उनका जो मेरा इनकम आ रहा था उसमें से 10 लाख रिड्यूस करके जो 1.98 लाख आएगा उस पर 30% मेरे को चार्ज होगा टैक्स लायबिलिटी, और अप टू 10 लाख के लिए 1,12,500। ओके, तो 1,71,900 प्लस आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे, तो ये आपका टैक्स लायबिलिटी नॉट ऑप्ट फॉर दी 115 बीएससी। और अगर आप 115 बीएससी के लिए ऑप्ट करते हो तो आपकी इनकम है 12,48,000, और अप टू 2,50,000 के लिए आपका नील रहेगा 2.5 लाख टू 5 लाख के लिए 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख 15%, 10 लाख टू 12,50,000 आपका 20% रहता है। तो अभी 12,48,000 है, तो 2,48,000 पे 20% आपका 49,600 हो जाएगा। तो टोटल आपका 124,600, जिसपे हेल्थ एजुकेशन सेस लग के 129,584 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है 129 वाला, तो आप 115 बीएससी ऑप्ट करोगे क्योंकि आपका टैक्स लायबिलिटी कम आ रहा है, आप मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर पाओगे, तो आपका जो आंसर आएगा 129,584 आएगा इन केस ऑफ आंसर 8। ओके, आंसर 8 129,850। ओके, अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है मिस्टर आरव का, तो सी हमने क्या क्या डिस्कस करा। ठीक है, तो आरव क्या है, आरव पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, सिटीजन नहीं है। तो इन केस प्रोविजन हमें क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल प्रोविजन ये बोलते हैं कि अगर आप किसी ईयर में 182 डेज से मोर आप इंडिया में रहे हो, ठीक है, तो आप रेजिडेंट माने जाओगे। अब एक और प्रोविजन बोलता है, या फिर आप एक कंडीशन और सेटिस्फाई कर दो कि आप 60 डेज इंडिया में रहे हो और लास्ट प्रीसीडिंग 4 इयर्स में आप 360 डेज से मोर आप इंडिया में रहे हो, 365 डेज। ओके, तो इस केस में आप रेजिडेंट हो जाओगे। बट ये प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, या तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन हो और आप बाहर रह रहे हो और इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हो। ठीक है, और किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, एक इंडियन सिटीजन जो कि मेंबर ऑफ एज अ क्रू, ठीक है, बाहर जा रहा है आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। बट एक नया प्रोविजन आया था कि आप जब भी इंडिया में आओगे, मतलब आप पर्सन ऑफ आउटसाइड इंडिया हो और आप इंडिया में आ रहे हो, अगर आपकी इनकम इज मोर देन 15 लाख फ्रॉम दी अदर देन फॉरेन सोर्सेस। सो फॉरेन सोर्सेस की इनकम के अलावा आपकी जो इनकम है, मतलब जो इंडिया में अक्रू और राइज हो रही है, और इनकम जो कि बिजनेस और प्रोफेशन से है जो कि सेटअप इन इंडिया है, ठीक है, तो ये सबसे अगर आपकी इनकम मोर देन 15 लाख है तो आप पे एक प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा कि आप ड्यूरिंग द ईयर आप मोर देन 120 डेज आप इंडिया में रहे हो, और पिछले 4 सालों में आप 365 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हो। ठीक है, तो आप
रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे इंडिया के। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आपका जो इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स है वो मोर देन 15 लाख नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो फर्म से इनकम आ रही है दैट इज आउटसाइड इंडिया, और वो कहीं भी ऐसा इंडिया से लिंक नहीं है वो फर्म। तो और जो इंटरेस्ट है दैट इज लेसर देन 15 लाख, जो कि इंडिया से इनकम है। ठीक है। तो अगर ये 15 लाख से कम की इनकम है तो इस पे वो प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होता 120 डेज वाला। तो इन एनी केस ना तो वो 180 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो अगर वो 180 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा और पर्सन इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, ठीक है, तो उस पे वो 60 डेज वाला वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होता प्रोविजन, तो वो बंदा रेजिडेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ये बंदा है आरव, वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा नॉन रेजिडेंट। ओके। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या बोलता है कि भाई आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है कैलकुलेट करनी है, आरएफ की टैक्स लायबिलिटी, ताकि आप मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर पाओ। ओके। इस टाइप से कैलकुलेट करनी है तो लेट्स सी कैलकुलेट। ठीक है। तो इसमें इसकी क्या क्या इनकम है, देखो अभी अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट के केस में वही इनकम चार्ज होंगी जो कि अक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है या रिसीव इन इंडिया हुई है। ठीक है। तो ये सारी इनकम आप पे चार्ज होंगी। तो अब आरब के केस में कौन कौन सी इनकम थी जो क्रूराइज इन इंडिया हुई है, रिसीव इन इंडिया हुई है। तो इसमें दो ही थी, एक तो डिविडेंड इनकम और दूसरा आपका बैंक इंटरेस्ट। ओके। तो इफ वी गो टू आंसर 10, देन देखो वहां पे एक तो अपने को बैंक इंटरेस्ट मिला है 14 लाख रुपीज का। ओके। और एट द सेम टाइम अपने को डिविडेंड रिसीव हुआ है 90,000 का फ्रॉम ए लिमिटेड। ठीक है। अब उस पे अपने को 20% इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा 18,000। ठीक है। तो अपना जो टोटल इनकम आएगा वो 14,72,000 आएगा। अब इसमें भी हम दो सिनेरियोज देखेंगे कि हम अगर 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि हमें बोला है कि आपको मैक्सिमम टैक्स सेविंग करनी है। तो हमने 115 बीएससी अगर ऑप्ट नहीं करा, अगर हमने ऑप्ट नहीं करा तो हमारा देखो 10 लाख रुपए तक 112,500 टैक्स बनेगा, और 10 लाख से ऊपर जो 4,72,000 दैट इज चार्जेबल एट द 30%, तो उसका 141,600। तो आपका जो टोटल टैक्स आएगा 254,100 आएगा। और उस पर आप हेल्थ एजुकेशन सेस लगाओगे एट द रेट 4%। ओके। तो आपका जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनेगा वो बनेगा 264,264। ओके। इन केस ऑफ यू नॉट ऑप्ट फॉर दी 115 बीएससी। अगर आप 115 बीएससी के लिए ऑप्ट करते हो तो आपका देखो ऐसा टैक्स बनेगा कि 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, एंड 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% होता है, बट अपना 14.72 ही है। तो जो रिमेनिंग है उस पर आपका 25% लग जाएगा, तो कि 55,500 हो जाएगा। तो टोटल आपका टैक्स बना 180,500। अब आप उस पर हेल्थ एजुकेशन सेस लगाओगे 4%। ठीक है। तो आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा वो 187,720। ओके। मैक्सिमम सेविंग है आप तभी कर पाओगे जब आप 115 एबी बीएससी ऑप्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है 187,720 आ रहा है, और जो आपका नहीं ऑप्ट करने पर 264 आ रहा था। तो बेनिफिट आपको कहाँ है 115 बीएससी ऑप्ट करने में। सो गाइस इसका आंसर जो होगा हम देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा वो 187,720 सी आएगा। ओके गाइस, सो दैट वाज इट वाज केस सिनेरियो एंड केस सिनेरियो 2 जो हमने किया, जो कि आरटीपी में आया था। सो थैंक यू गाइस।